हेलो एवरीवन यार, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है हम कर रहे थे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। अभी तक हमने 23 क्वेश्चंस तक कर लिया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। यहां से हम स्टार्ट करेंगे 24th क्वेश्चन तक और जाएंगे सारे क्वेश्चन यानी कि 36 तक पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के यार चालू करते हैं। आई होप आपको अभी तक के वीडियोस में कोई भी डाउट नहीं है और एक एक चीज समझ में आ रही होगी। जहां कोई भी डाउट रहेगा तो नीचे कॉमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, यहां पे इक्वेशन लिख लेते हैं। N2 + 3H2 gives 2NH3। ठीक है सर, आगे बात करेंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2000 ग्राम डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 1000 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड, और थर्ड है, इफ यस व्हिच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। ठीक है सर, तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमें निकालना है अमोनिया का मास। अब अमोनिया का मास निकालने के लिए मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो भी इसका मास होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, लिमिटिंग रिएजेंट पे। ये इसी टाइप का एक N2, यही सेम टाइप का, लेकिन उसमें अलग अलग वैल्यूज थी। ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर वाला किया हुआ है। ठीक है ना, तो चलते एकदम सिंपल है। अगर यहां से देखो तो इसका मतलब ये हो रहा है, यहां पे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके हिसाब से 1 मोल ऑफ N2 विल रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ H2 टू गिव 2 मोल ऑफ NH3। इसमें कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो अभी मुझे किससे किससे रिलेशन रखना है, N2 और H2 से। इसमें मुझे निकालना है कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहां पे अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं लिखूं 1 मोल ऑफ N2 विल रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ H2। ठीक है क्या? अब यहां पे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितना होगा उसका एटॉमिक मास या मोलर मास। तो मोलर नाइट्रोजन का कितना होता है 14 इंटू 2 कितना हो गया 28। तो यानी कि 28 ग्राम ऑफ N2 विल रिएक्ट विथ कितना 3 मोल। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1 इंटू 2 और 2 इंटू 3 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यहां तक तो बात क्लियर हो गई, आगे बात करेंगे। तो इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ N2 will lead 6/28 ग्राम ऑफ H2। कोई डाउट? अब मुझे N2 का कितना मास दिया हुआ है, मुझे दिया है सर 2000 ग्राम। ठीक है, तो मतलब 2000 ग्राम ऑफ N2 will require 6/28 into 2000 of H2। ये कितना हो रहा है देखेंगे, 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 7 1 जा 7 1 जा 3 बचा 30, 7 28 20 बचा 7 2 जा 14, 60 बचा 8 142.8 इंटू 3 कर दो, 8 is 24, 3 2 जा 6 7 8, 3 4 जा 12, 3 1 3 4 428.4 ग्राम ऑफ H2। यानी कि 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए 450 ग्राम ऑफ H2। यानी कि अगर मुझे पूरा का पूरा 2000 ग्राम N2 खत्म करना है तो मुझे कितना लगेगा, अराउंड 428 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लगेगा। मतलब 2000 को पूरा खत्म करने के लिए। और मुझे हाइड्रोजन दिया कितना है सर, यहां तो 1000 ग्राम दिया है डाइहाइड्रोजन और मेरे पास कितना है 450 ग्राम। तो यानी कि अगर मैं N2 के 2000 को खपत करना है तो मुझे तो 450, लगभग 450, एग्जैक्ट तो 428 है, इतना चाहिए। बट मुझे दे कितना दिया 1000 ग्राम। यानी कि हाइड्रोजन किस में हो जाएगा, इसका मतलब हाइड्रोजन जो है इज इन एक्सेस। कोई डाउट है क्या? क्योंकि 450 चाहिए था 450, दिया 1000 है तो ऑब्वियसली एक्सेस। तो यानी कि नाइट्रोजन पूरा खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन एक्सेस में। तो N2 इज क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। यहां तक तो बात क्लियर हो गई, पहला पॉइंट। अभी अमोनिया का वेट आया क्या, नहीं आया, ये तो निकालना है। विल एनी ऑफ टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड, यस, ये सेकंड क्वेश्चन बन गया। इफ यस व्हिच वन, कौन सा रहेगा, नाइट्रोजन विल बी हाइड्रोजन वुड बी रिमेन अनरिएक्टेड। और कितना रहेगा ये कैसे पता करेंगे, व्हाट वुड बी इट्स मास, दिया कितना है 1000 ग्राम, यूज कितना हो गया 428, 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया ये 1000 माइनस 428.4 तो कितना हो गया 0.61
सॉरी, 9 में से 8 गया 1, 9 में से फिर 2 गया 7 और आपका 9 में से 4 गया 5, 570.6 इतना ग्राम अनयूज रह जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सर सेकंड और थर्ड का आंसर। फर्स्ट तो अभी भी नहीं निकला, निकालते हैं, थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा तब मिले। ठीक है, ये मुझे पता चल गया 428.4 ग्राम है और डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, N2 पे, यानी कि N2 लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, मिटाया, ये आपने लिख लिया था ना। अब मुझे क्या इसका और इसका रिलेशन बनाना है। क्यों, N2 क्या है यहां पे, ये है Lr लिमिटिंग रिएजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि 1 मोल ऑफ N2 रिक्वायर्स 2 मोल ऑफ NH3, मतलब सॉरी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, 2 मोल। 1 मोल मतलब कितना हो गया सर, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन नीड्स 2 इंटू 14 प्लस 3 ऑफ NH3, यानी कि ये कितना हो गया 14, 15, 16, 17, 17 टू सा कितना 34 ग्राम। ठीक है, ऑफ NH3। तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन will require 34 by 28 ग्राम ऑफ NH3। मुझे 1 ग्राम का निकालना है क्या, नहीं, मुझे कितने का निकालना है, 2000 ग्राम का। तो 2000 ग्राम ऑफ N2 will produce 34 by 28 into 2000 ऑफ NH3। कैलकुलेट करते हैं, देखना, 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 0 0 0 2 7 जा 14 2 1 जा 2 7 जा 7 1 जा 7 to the 14 point 15 16 17 7 4 जा 28 20 बचा 7 to the 4 2.42। तो सर ये कितना आ गया 2.42 इंटू 1000, तो कितना हो गया सर, लगभग 242 ग्राम ऑफ NH3। ये एग्जैक्ट नहीं है, मुझे और डिवाइड करना पड़ेगा, आगे मैं कर देता हूँ। 7 to the 4 यहाँ पे 20 था, 14 बचा 6, 7 8 जा 56, 24285 24285, तो इतना 1 2 3 हाँ 24285 ऑफ NH3। ठीक है, क्या ग्राम ऑफ NH3 अमोनिया प्रोड्यूस होगा। समझ में आया क्या कैसे हुआ, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे क्वेश्चन में क्या लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, किस पे डिपेंडेंट है, और उसके बाद मास ऑफ जो फाइनल प्रोडक्ट है वो निकाल सकते हो और आसानी से आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा लॉजिक था और बाकी पूरा का पूरा जैसे हमने लिमिटिंग रिएजेंट में पढ़ा वैसे पूरा कॉपी कर दिया। ठीक है ना, नोट डाउन करो, नेक्स्ट पे चलेंगे फिर। तो चलो देखते हैं 25 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाउ आर 0.5 मोल ऑफ Na2CO3 एंड 0.5 m ऑफ Na2CO3 डिफरेंट। कुछ डिफरेंट सर, बस स्पेलिंग का डिफरेंस है, नहीं यार, यहां पे मोल है और ये क्या है, फटाफट बताओ, मोलैरिटी। तो मैं ये लिख दूंगा क्या मोल और मोलैरिटी में डिफरेंस है, नहीं, मुझे वो चीज एक्सप्लेन भी करनी है। तो यहां पे हमारे पास 0.50 मोल ऑफ, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, Na2CO3, ठीक है ना, और यहां पे मेरे पास 0.50 m ऑफ, यहां पे भी क्या है Na2CO3, ठीक है, 0.5 मोल ऑफ Na2CO3। तो इसमें कितना होगा, 1 मोल ऑफ Na2CO3 में क्या होगा, 1 मोल ऑफ Na2CO3 में उसका मोलर मास होगा, यही पढ़ा था ना, मोलर मास होता है या एवोगाड्रोस नंबर होता है। तो पहले मोलर मास निकालेंगे, ठीक है, मोलर मास कितना होता है, और सोडियम का हो जाएगा 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, ठीक है सर, 46 प्लस 12 48 होता है क्या, हाँ सही है, आता है मेरे को, टेबल आता है, 10 16 5 6 और ये 106 ग्राम आ रहा है, यानी कि 1 मोल ऑफ Na2CO3 में कितना होएगा 106 ग्राम। तो 0.50 मोल में कितना होएगा 106 इंटू 0.5, तो कितना हो गया 6 5 जा 30 5 1 जा 5, तो हो गया कितना 53 ग्राम्स, ठीक है ना। तो 1 मोल ऑफ Na2CO3 में 106 ग्राम है, तो 0.5 में कितना हो जाएगा 53 ग्राम। तो अभी यहां की बात करेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, 0.50 मोलैरिटी ऑफ Na2CO3, मतलब इसका मतलब समझेंगे, इसका मतलब 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
समझ में आ रहा है? मोलैरिटी का तो यही मतलब होता है ना, दिस नंबर ऑफ मोल्स इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 0.5 मोल को अभी हमने बताया, क्या लिख सकते हैं? 53 ग्राम ऑफ, इसका मतलब हो गया 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 या 53 ग्राम ऑफ सल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। समझ में आया क्या? यहां था ना 0.5 मोल, इसी को मैंने 53 ग्राम लिखा, इसको मैंने यहां ही लिख दिया। समझ में आया डिफरेंस क्या है? यहां पे क्या बोल रहा है, इसका मतलब 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज प्रेजेंट। यहां पे क्या बोल रहा है? 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? कोई डाउट? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिटाते हैं, हमारा 25th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात करेंगे 26th नंबर की। इफ 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर कैन बी प्रोड्यूस? पहले तो रिएक्शन लिखेंगे, क्या बोल रहा है? डाइहाइड्रोजन ऑक्सीजन गिव्स 2H2O, यानी कि 2H2। पहले रिएक्शन लिखेंगे फिर बैलेंस करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है? अब मुझे निकालना है कि कितना वाटर वेपर प्रोड्यूस हुआ। इसके लिए मुझे, अभी मैंने किया 24th नंबर ऑफ क्वेश्चन में यही किया था, इसका अमाउंट निकालना है। तो इसके अमाउंट के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। ठीक है, निकालते हैं। तो यहां पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर। तो दोनों चेक करेंगे, पहले हाइड्रोजन से वाटर चेक करते हैं, फिर ऑक्सीजन से चेक करते हैं और देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो मैं बोल सकता हूं 2 मोल ऑफ H2 नीड्स टू रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है सर, इसका मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ H2 विल रिक्वायर 1 वॉल्यूम ऑफ O2 टू रिएक्ट। मोल को वॉल्यूम लिख सकता हूं, ग्राम में लिख सकता हूं, दोनों में लिख सकता हूं। और हाइड्रोजन कितना दिया? 10। तो यानी कि 10 वॉल्यूम ऑफ H2, यानी कि 2 वॉल्यूम ऑफ H2 रिक्वायर है, 1 वॉल्यूम, मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर है पूरा खपत करने के लिए, कितना? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे बोल रहा है 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ये इसका हाफ होना चाहिए था। रेशियो क्या था? 2:1 था ना, और हमारे पास आंसर भी कितना आ रहा है? 2:1। तो कोई बचेगा क्या? यहां पे बोला 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम चाहिए, तो 10 वॉल्यूम के लिए कितना चाहिए होगा? 5 वॉल्यूम, और ये इतना प्रेजेंट है। तो इसका मतलब दोनों ही नहीं बचेंगे, ना कि हाइड्रोजन बचेगा ना ही ऑक्सीजन बचेगा, यानी कि कंप्लीटली रिएक्ट हो रहे हैं, यानी कि देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंप्लीटली रिएक्टिंग, वैनिशिंग या रिएक्टेंट, तो कुछ भी नहीं बचा, आर कंप्लीटली वैनिश्ड। ठीक है, तो सर नहीं बचा तो फिर कैसे निकालेंगे? तो इसका मतलब आप चाहे इससे निकालो चाहे इससे, आंसर आपका सेम आएगा। यानी कि आप इससे भी निकाल सकते हो इससे, क्योंकि दोनों ही खत्म हो जा रहे हैं ना। लिमिटिंग रेंज मतलब जो चीज खत्म हो गई, बट यहां तो दोनों ही खत्म हो जा रहे हैं, तो कोई भी लिमिटिंग, तो आप दोनों से भी निकाल सकते हो। देखते हैं, निकालते हैं। अब इससे निकालते हैं, यानी कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल गिव 2 मोल ऑफ वाटर वेपर या वाटर। तो इसका मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल गिव 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। इसका मतलब 1 वॉल्यूम, एक से निकालेंगे, H2 विल गिव 2/2 वॉल्यूम ऑफ H2O। तो दिया कितना है? डाइहाइड्रोजन का कितना दिया? 10 वॉल्यूम। तो 10 वॉल्यूम ऑफ H2 विल रिक्वायर 2 कट गया, 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। तो आंसर आ गया, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर इज रिक्वायर्ड? तो 10 वॉल्यूम। समझ में आया? अगर ये चीज हाइड्रोजन से निकालोगे तब भी सेम आएगी, क्यों? क्योंकि दोनों ही कंज्यूम हो रहे हैं, तो किसी से भी निकालो आंसर सेम आएगा। समझ में आया क्या? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब ऐसा नहीं, या तो H2 लिमिटिंग रिएजेंट होगा या O2 होगा या दोनों ही होंगे, रिएक्टेंट दूसरे होंगे, प्रोडक्ट दूसरा होगा, लेकिन कंसेप्ट ये वाला बहुत बार आता है। अभी 24th में भी हमने किया, अभी 25 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आता है, कंसेप्ट में इश्यू आ रहा है, तो जाके देख लो, वीडियो आई बटन में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी है। और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपका एक क्वेश्चन बनना ही है। ठीक है, कर लिया क्या नोट डाउन? नेक्स्ट बनाएंगे। सॉल्यूशन
कन्वर्ट द इनटू बेसिक यूनिट, यानी कि इनको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या है 28.7 पिकोमीटर, तो बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी इसकी मीटर, कन्वर्ट करना है, सिंपल है। तो 28.7 पिकोमीटर यहां पे लिखेंगे क्या, 1 पिकोमीटर कितना मीटर होता है, फटाफट बताओ, याद हो जाना चाहिए, 10 टू द पावर -12 मीटर। तो इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर अपॉन 1 पिकोमीटर, पिकोमीटर पिकोमीटर कटा, आंसर आ गया 28.7 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। सर अगर अपने को आता है डायरेक्ट लिख दे क्या, नहीं, वो डायरेक्ट नहीं लिखना और ऐसे ही लिखना है, तभी तो आपको ये वाला चीज सिखाया गया ना सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है ना। आगे बात करेंगे 15.15 माइक्रो सेकेंड्स, तो माइक्रो में सेकंड में है, तो बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी सेकंड, तो 1 माइक्रो सेकंड पहले फटाफट बता देंगे, 1 माइक्रो सेकंड इक्वल टू 10 टू द पावर -6 सेकेंड्स। तो 15.15 माइक्रो सेकेंड इंटू 10 टू द पावर -6 सेकेंड अपॉन 1 माइक्रो सेकेंड, तो कितना हो गया सर 15.15 इंटू 10 टू द पावर -6 सेकेंड्स। समझ में आया। आगे बात करेंगे 25363 मिलीग्राम, ये इसको किस में करोगे, ग्राम में कि केजी, ऐसा यूनिट क्या होती है बेसिक यूनिट केजी, कंफ्यूज नहीं होना है। 25363 मिलीग्राम इंटू 1 अपॉन 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं सर, 1000 केजी, मैं कंफ्यूज हो गया मिलीग्राम। अब 1 ग्राम में कितना केजी, 1 केजी में कितना ग्राम होता है सर, 1000, ग्राम ग्राम कटा, मिलीग्राम मिलीग्राम कटा, कितना आया 25363 इंटू 10 टू द पावर -6 केजी। और अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो कितना पॉइंट, यहां पॉइंट है 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट इधर, 2.5363 इंटू, जब पॉइंट इधर लेके जाते हैं तो नेगेटिव, इधर लेके जाते हैं तो पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 हो गया, -6 + 4 -2 केजी। समझ में आया क्या क्या कैसे हुआ, ये भी सिंपली आपको बस सारे कन्वर्जन, मतलब आपको ये वाले याद होना चाहिए, पिकोमीटर, फेम्टो, पिको, माइक्रो, माइक्रोन, मिली, ये सब याद होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और एकदम आसानी से रहेगा, फट से आपके नंबर आ गए, है ना। नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट उस पे जाएंगे। तो चलो देखते हैं 28 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, सॉल्व करेंगे 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, तो आपको यहां पे क्या दिया है, देखो वेट दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे रिलेशन याद करना पड़ेगा। अगर आपको रिलेशन याद हो तो मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट या मोलर मास जो एटम करेगा, और यही मोल्स 1 मोल कितना होता है, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो मुझे निकालना क्या है सर, मुझे निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो फर्स्ट करेंगे ये निकालना है ना, तो सबको नंबर ऑफ एटम्स में कुछ नहीं, तो नंबर ऑफ एटम्स, देखो कुछ नहीं, आपको बस फॉर्मूला पता था, आंसर आ जाएगा। देखना नंबर ऑफ एटम्स, मुझे गिवन वेट दिया है, मोलर मास मुझे पता होगा, इधर करना है। गिवन वेट कितना है पहले वाले का 1 ग्राम, एयू का मोलर मास कितना होता है 197 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, खत्म। यहां पे मेरे को नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अभी इसको सॉल्व मत करना, बताऊंगा क्यों सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट ये आ गए, क्योंकि मुझे तो लार्जेस्ट निकालना है ना, सबका नहीं निकालना है, एक बताओ जो लार्जेस्ट होगा, ठीक है सर। अच्छा सर 197 मुझे याद होना चाहिए क्या, नहीं, दिया रहेगा, मतलब ये सबके मोलर मास दिए रहेंगे आपको। देन अगेन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Na, इसको लिख लेते हैं Au इक्वल टू गिवन मास कितना है 1, मॉलिक्यूलर मास Na का कितना सर 23 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, खत्म हो गई बात। आगे बात करेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्या है Li का मास कितना होता है, गिवन मास 1 है, मोलर मास 7 होता है सर, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है सर। आगे बात करेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्या Cl2 है, दिस इज व्हाट एटम या मॉलिक्यूल, Cl2 आ गया तो मॉलिक्यूल, तो यानी कि 1/30। अब इसका मोलर मास क्या होता है, क्लोरीन का होता है 35.5 और इंटू 2 हो गया तो कितना हो गया 71 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और साथ में इंटू 2, क्यों नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा 6.022 23, बट
मॉलिक्यूल हो गया, Cl2 हो गए, 2 एटम हो गए क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इंटू 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? एक क्लोरीन का एटम होता तो एवोगाड्रोस नंबर एटम होता, बट Cl2 हो गया तो इंटू 2 हो जाएगा, सीधी सी बात, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब आप देखो, अब मुझे निकालना है लार्जेस्ट कौन सा है, तो जिसका डिनोमिनेटर बढ़ते जाएगा उसका न्यूमरेटर छोटा होते जाएगा। क्या मतलब, नहीं समझ में। 1 बाय, मान लो मैं किया 1/2 और 1/3, किसकी वैल्यू बड़ी आएगी, इसकी कि इसकी? सर काट के देख लेते हैं, 0.5 आता है सर, और ये आता है 0.3, यानी कि अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वैल्यू बड़ी आती है, और मुझे यही चाहिए, मुझे क्या वैल्यू लार्जेस्ट चाहिए, तो यानी कि डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए यहां। और देखो न्यूमरेटर सबका सेम है, ठीक है, बस यहां इंटू 2 है, तो अगर इसको भी मैं काट लूं तो ये हो जाएगा 35.5, ये सेम कर दिया। न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर किसका सबसे छोटा है सर? Li का, तो वैल्यू किसकी सबसे बड़ी आएगी? Li की, तो Li हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। समझ में आया क्या? हर जगह, कई कई जगह ना दिमाग भी लगाना होता है, डायरेक्टली सॉल्व, अब सबको सॉल्व करते कितना टाइम लगता, तो ये आपको वो करना है, बिकॉज एग्जाम में क्या है, आपको आंसर लाना है, ठीक है। मेथड देखा जाएगा, ठीक है, बट ऐसा भी मेथड नहीं करना है कि आप सबको सॉल्व कर रहे हो और आपको पूरा टाइम ही चला गया। समझ में आ रहा है? कोई डाउट वाली बात? ठीक है, समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सॉल्व करेंगे 29th वाला। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है सर, मोलैरिटी मुझे निकालनी है, गिवन लिखते जाएंगे, इससे क्या दिखेगा भी अच्छा और आपको आंसर भी सही आएगा। इथेनॉल और वाटर, इथेनॉल हमारे पास क्या हो गया सर? सल्यूट हो गया, इथेनॉल और वाटर रिएक्शन हो रहा है, ये बस आपको समझाने के लिए। इन विच फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल यानी कि X C2H5OH दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन 0.040, मुझे निकालनी है मोलैरिटी। ठीक है सर, अब अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं, मुझे ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन का? इसका मतलब मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस मोल्स ऑफ H2, यही तो है ना टोटल अपॉन जिसका निकाला है। तो मुझे ये वाली वैल्यू दी है और मुझे कहीं ना कहीं मुझे निकालना पड़ेगा, देखते हैं निकालना भी पड़ेगा कि नहीं। मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ, मोल्स ऑफ सल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? वाटर। अब मोल फ्रैक्शन को देख के मुझे ये तो पता चल रहा है कि ये बहुत कम है, यानी कि 1 लीटर पानी में 1 दाना चीनी है। अगर मैं बात करूं 1 लीटर पानी में 1 दाना चीनी है, तो आपको मिठास फील होगी क्या? नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा कि पूरा का पूरा 1 लीटर पानी है। वैसे ही यहां पे मुझे अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि यहां पे मेरे पास 1000 ml वाटर है। 1000 ml ऑफ सोल्यूशन तो है ही है, लेकिन 1000 ml ऑफ वाटर है। क्यों सर? देखो, जब बहुत ज्यादा सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट है और उस जो सोल्यूशन है सेम है, क्यों? क्योंकि जब बहुत ज्यादा सॉल्वेंट और बहुत छोटा सा सल्यूट है, तो मैं अज्यूम करके चलूंगा कि 1000 ml पूरा का पूरा सोल्यूशन, 1000 ml सॉल्वेंट था यानी कि 1000 ml वाटर था, यानी कि 1000 ml मैं मान के भी चल रहा हूं वही सोल्यूशन है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, जब मान लो मेरे पास 1000 रुपए है और 1 का सिक्का है, तो मैं टोटल पूछेगा कितना है तेरे पास, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 1000 है, मैं अज्यूम करके अरे भैया 1000 है। समझ में आ रहा है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो मैं मान के चल रहा हूं 1000 ml वाटर है, 1 लीटर वाटर आ गया। ठीक है सर, तो सर इससे क्या निकलेगा? मुझे तो मास निकालना पड़ेगा ना मोल्स निकालने के लिए। ठीक है सर, अगर मैं बोलूं मेरे पास 1000 ml वाटर है H2O और इसकी डेंसिटी कितनी है 1, मान लेते हैं वाटर की डेंसिटी कितनी है 1, तो 1000 ग्राम H2O हो गया। ठीक है ना? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ चीजें अज्यूम करके चलनी पड़ेगी इससे। तो मोल्स ऑफ वाटर निकालो, मोल्स ऑफ वाटर वुड बी गिवन वेट, गिवन कितना है 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 18, 55.55 मोल्स आ गया। ठीक है, अब ये मोल्स आ गया सर वाटर का, सॉरी, अब मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं। मुझे दिया 0.040 इक्वल टू n of C2H5OH अपॉन n of C2H5OH
प्लस 55.55। इसको इधर लेके आता हूँ 0.040, इसको मैं पकड़ लेता हूँ अभी के लिए, n पूरा पकड़ लेते हैं n1, इसको भी n1 अभी नाम देने के लिए ताकि आसानी हो। n1 प्लस 0.040 इंटू 55.55 इक्वल टू n1। 0.040 n1 प्लस मल्टीप्लाई करो 55.55, 5 4 20, 5 4 20, 22, 5 4 20, 22, 5 4 20, 22, तो 2 पॉइंट इधर 222.20 और इधर के 3 पॉइंट 1 2 3, तो 0.2 आ गया। 3 पॉइंट इधर, 2 पॉइंट इधर, 1 2 3 4 5, 2 पॉइंट 2 3 4 5, तो ये आ गया सर 2.22 इक्वल टू n1। आ रहा है ना समझ में? इसको इधर 0.040 n1 माइनस n1 इक्वल टू, मैंने काम करता हूँ ये वाले को इधर लिखता हूँ तब समझ में आएगा, क्योंकि नीचे क्या दिखेगा नहीं आपको। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 n1 माइनस 0.040 n1 इक्वल टू 2.22। n1 कॉमन निकालूंगा, 1 माइनस 0.040 इक्वल टू 2.22। n1 1 से माइनस करना है तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9.96 इक्वल टू 2.2। n1 इक्वल टू 2.22 अब 0.96। करो इसको डिवाइड, अब तो जगह ही नहीं बची डिवाइड करने की। हो गया क्या? यहाँ डिवाइड करते हैं, चलो 2.22 0.96। अरे यार मैं भी उल्टा फुल्टा काम कर रहा हूँ। 96,222 तो कितना से जाएगा, 4 से जाना चाहिए क्या? देखो 96 9327 28 नहीं 2 से जाएगा तो ये हो गया 2 12 9 2 18 19 192 0 12 में से 9 गया 3 30 पॉइंट लगा देंगे 0 300 हो गया। अब जाएगा 3 से तो 9 18 9 3 27 288 तो ये हो गया 10 में से 2 गया 2 1 1 2.0 लगा ही हुआ है तो 1 2.31 आ रहा है, तो ये आ गया सर 2.31 मोल्स। अब आ गया सर मेरे पास मोल्स ऑफ क्या, C2H5OH। मुझे यही चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे पता है, ये मैं मिटा रहा हूँ। यहां तक समझ में आया क्या? सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बार समझाता हूं। मोलैरिटी निकालनी थी, मोल फ्रैक्शन दिया था, तो मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला निकाला, मुझे मोल्स ऑफ C2H5OH निकालना था और मोल फ्रैक्शन का ये दिया हुआ था। अगर मैं मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेता तो मुझे मोल्स ऑफ C2H5OH निकल जाता। तो मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए मैंने देखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन या मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मैं मान के चल रहा हूं उतना ही। क्यों? मान लो अगर मैं 1 लीटर की बॉटल में 1 चम्मच या 1 दाना चीनी का डालता हूं तो फर्क नहीं पड़ेगा, मैं मान के चलूंगा कि सॉल्वेंट भी 1 लीटर और सॉल्यूशन भी 1 लीटर। मुझे पता चल गया 1000 ऑफ सॉल्यूशन। अब डेंसिटी वाटर की 1 होती है तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर आ गया। तो गिवन वेट मुझे पता है, मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, तो मोल्स आ गए मेरे पास किसके, वाटर के। यहां मैंने वैल्यू पुट की और मुझे मोल्स ऑफ क्या निकल गया, C2H5OH निकल गया। ठीक है, अब बस कुछ नहीं, ये मैं मिटाता हूं और इसमें वैल्यू डालेंगे, आंसर आ जाएगा। यहां तक नोट डाउन कर लिया था ना। मोल्स ऑफ C2H5OH कितना दिया है, 2.31। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml, ml में दिया है तो ऊपर भी 1000 ml, तो आ गया आपका 2.31 मोलर। समझ में आया क्या? एकदम सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन था। बस इसमें क्या जो अजम्पशन था ना 1000 ml वाला वो इंपॉर्टेंट था, बाकी कुछ भी नहीं था। बाकी तो फॉर्मूले लगाए, आंसर है। समझ में आया? ये नोट डाउन कर लो और ये टिक मार लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको रब कर। अरे यार मेरा नंबर कहाँ गया, ये रहा। समझ में आया ना? ये अगर क्वेश्चन एक बार नहीं बना आपसे, एक बार पॉज कर लो और यहां दोबारा ये क्वेश्चन को बनाओ। अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपके क्लास टेस्ट में आ जाए, है ना? नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट, क्योंकि यार जो थोड़े थोड़े एकदम सिंपल क्वेश्चन तो नहीं देगा ना यार आपके स्कूल में भी, कहीं पे भी। वो ये तो नहीं है कि आपको फॉर्मूला पढ़ा दिया, मोलैरिटी का सब दिया हुआ है आप निकालो, ऐसा नहीं होता यार। कुछ तो आपको ट्रिक देगा ना, कुछ तो कहीं तो फंसाएगा ना, तब तो उसको भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से बोल रहा हूँ, सॉल्व हो जाएगा। 30 व्हाट इज द मास ऑफ
वन C12 एटम इन ग्राम्स, मास निकालना है C12 एटम का ग्राम्स में, एक एटम का मास निकालना है। फिर से पकड़ेंगे किसको, मोल्स को। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है सर। गिवन वेट कितना इन ग्राम्स, ये मुझे निकालना है, गिवन वेट मुझे निकालना है, बाकी सब दिया हुआ है। तो मुझे निकालना है सर वेट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये तो फॉर्मूला भी याद होगा, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू डालनी, आंसर आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू मोलर वेट। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कितना है सर, 1 एटम का पूछा है, तो 1 इंटू मोलर वेट कितना होता है कार्बन का, 12 एटम, तो ऑब्वियसली 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सॉल्व कर लो, 6 1 6 2 12 होता है, बट यहाँ पे 6 से थोड़ी सी ज्यादा है, एकदम थोड़ी सी, 022 है, तो जब डिवाइड करोगे अगर 6 होता तो कितना आता, 2 आता, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है तो ऊपर थोड़ी सी कम आ जाएगी, यानी कि 1.99 कुछ आएगा इंटू 10 टू द पावर 23, एक एटम का सिम -23। देखो मैं भी गड़बड़ कर दिया, ऊपर गया -23, समझ में आया। देखो ऐसे सॉल्व करना है, यहाँ पे अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो एकदम सिंपल था, फॉर्मूला लगाया, थोड़ा सा ट्रिक लगाया, यहाँ पे आंसर आ गया, हो गया आपका 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया, नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, 31 वाला। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन, यानी कि ये जो कैलकुलेशंस दी हुई है इसमें जो आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट होने चाहिए, बस ये आपको निकालना है। ठीक है सर, निकालते हैं। तो इस जब भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं तो इस केस में क्या होता है, जो भी जिस नंबर का भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो ही आंसर में आपको रिपोर्ट करना होता है। ठीक है सर, देखते हैं इसमें कितने, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है सर इसमें, 1 2 3 4 5, इसमें 5, इसमें 4 थे, इसमें 5, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3, तो सबसे लीस्ट कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर में कितना आएगा, 3। एकदम सिंपल, सिग्निफिकेंट फिगर का आप लिख के ले लो, क्वेश्चन आपके वीकली टेस्ट, हाफ ईयरली और फाइनल में जरूर आएगा, तो आप छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के केस में जिसमें टोटल, जिसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है वही आपके रिप्रेजेंट, इसमें कितने हैं 1, इसमें कितने 1 2 3 4, तो कितने सिग्निफिकेंट में आंसर रिपोर्ट होगा सर 4। ठीक है, अच्छा अब डेसिमल के केस में क्या होता है कि जिसके पास भी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल है उसमें ही आंसर रिपोर्ट करो, सिग्निफिकेंट फिगर का कोई रोल नहीं। यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस है, 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, तो आंसर आप कितने डायरेक्ट 4 डेसिमल प्लेसेस में रिप्रेजेंट करो, आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, मिल गया क्या, कोई डाउट इसमें नहीं, आगे बढ़ेंगे। एकदम सिंपल है, सिग्निफिकेंट फिगर का नोट कर लो, हो सकता है डेफिनेशन आ जाए, हो सकता है इस फॉर्मेट में आ जाए, हो सकता है कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर डायरेक्टली आ जाए। ठीक है, यूज द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास। ये आपको आर्गन का दिया हुआ है, 3 आइसोटोप दिए हुए हैं, इसका कितना एटॉमिक मतलब इसका कितना मोलर मास है और इसके कितने एबिडेंस में ये प्रेजेंट है, ये आपको दिया हुआ है। तो ये मैंने आपको करा चुका हूं, कुछ नहीं, एवरेज निकालना है और आंसर आपका आ जाता है। तो देखते हैं, कुछ नहीं करना है, सम करना है जितना वो प्रेजेंट है और जितना उसका एटॉमिक मास दिया है। तो ये दिया है 35,96755 इंटू 0.337 प्लस ये करेंगे 36.97272 इंटू 0.063 प्लस 39.9624 इंटू 99.600, इसको डिवाइड बाय 100 परसेंटेज में, तो उसके बाद कैलकुलेट कर लेना और आंसर आपका आ जाएगा 39.9। यही आपका किस में दिया होता है, आपके पीरियोडिक टेबल में भी आर्गन का जो मोलर मास है या एटॉमिक मास है वो कितना दिया है, 39.9 का। समझ में आया क्या सर, आपने ये कैलकुलेट करके तो नहीं बताया। देखो यार, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये ऑब्वियसली आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बट आपके एनसीईआरटी में दिया था तो ये करा दिया, हो सकता है पूछा जाए, तो इसलिए आपको कंसेप्ट बता दिया कैसे करना है, बट हर बार ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा यार, इतना सिंपल तो नहीं पूछता, बट फिर भी आपको करा दिया क्योंकि अपने को तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना था। ठीक है ना, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं 33rd नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जब भी नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना हो तो ये लिख लो एक फॉर्मूला, आपको पता ही है, मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन
6.022 इंटू 10⁻23। आपको दोनों तरीके से पता है, या तो फॉर्मूले से निकालो या यूनिटरी मेथड, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। 52 मोल्स ऑफ हीलियम दिया है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि मुझे ये दिया है और मुझे ये निकालना है, तो फॉर्मूला ये वाला लिख लेंगे, मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो कितना हो गया नंबर ऑफ एटम? नंबर ऑफ एटम्स मोल्स कितना दिया हुआ है सर? 52, तो 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या हो रहा है मल्टीप्लाई करके। 022 और यहाँ पे आ गया 52, 2 2 4, 2 2 4, 2 0 6 2 12, 5 2 10, 5 2 10 11, 5 6 30, पॉइंट छोड़ देते हैं, 4 4 1 3 1 3, 1 2 3 1 2 3, 3 1 3 1 4 4, तो ये आ गया 313.144 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गया सर। आगे बढ़ेंगे, फिर दिया है 52 यू ऑफ हीलियम, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखना है 52 यू ऑफ हीलियम। सर यू क्या होता है, पहले तो ये बताओ। अगर आपको पता हो, यू हम वहां यूज करते थे, अगर आपने मेरा पहला सेकेंड लेक्चर देखा होगा, उसमें हमने बात की थी कि यू रिप्रेजेंट द वेट ऑफ वन एटम। हमने अगर बात की थी जो कार्बन का एमयू, यानी कि जो कार्बन का C12 था, या हाइड्रोजन का कार्बन के रिस्पेक्ट में कितना एक एटम का मास कितना था? 1 यू। तो सर हीलियम का कितना हो जाएगा? 4 यू, क्योंकि हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 4 ग्राम, तो एक एटम का कितना हो गया था? 4 यू। याद होगा तो आपको, नहीं है तो एक बार लेक्चर देख लेना, आई बटन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो यू क्या होता है अभी बता देता हूं, अगर अभी नहीं देखना है, अभी के लिए एक एटम के मास को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक हीलियम का जो एक एटम रहेगा, एक मोल में कितना है? 4 ग्राम, एक मोल में 4 ग्राम है, और कितना एक एटम से? 6.023, तो एक एटम में कितना होएगा? 52 यू, यानी यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि 52 यू ऑफ हीलियम में कितना है? एक एटम है, तो 1 यू ऑफ 4 यू हीलियम का 1 एटम का मास कितना है? 4 यू, तो 1 यू ऑफ ही कितना होता है? 1/4 एटम ऑफ हीलियम, तो 52 यू में कितना हो जाएगा? मैं माइक्रोन लिख दिया, यू आएगा 1/4 इंटू 52 एटम ऑफ हीलियम। 2 2 4, 2 6 12, 2 1 13, तो सर कितना आ गया? 13 एटम्स ऑफ हीलियम, किसमें? 52 यू। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि ये क्या एकदम आपका कंसेप्ट पूछ लेता है डायरेक्टली। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, 52 ग्राम, यानी कि मुझे गिवन वेट दिया है, मोलर वाइज पता है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। फॉर्मूला बताओ, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू गिवन वेट इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन मोलर वेट। गिवन वेट कितना है सर? 52 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। मोलर वेट ऑफ हीलियम कितना होता है? 4 1 13, मल्टीप्लाई करो, सेम चीज यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 2 6, 3 2 6, 3 2 18, 2 2 0 6 6 8 2 8 7, कितने पॉइंट? 3 पॉइंट के बाद 7 8 78.286 इंटू 10⁻23 एटम्स। समझ में आया क्या? या तो फॉर्मूले से बना लो, या तो फिर किससे? कंसेप्ट यानी कि यूनिटरी मेथड से बना। समझ में आया? नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलो यार देखते हैं 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिखने में बस बड़ा है, लेकिन है भी आसान, बट इसमें जो लॉजिक रहेगा वो थोड़ा सा दिमाग उसमें लगाना पड़ेगा, तो एकदम ध्यान से देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या बोल क्या रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है देयर वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन। एक वेल्डिंग फ्यूल की कोई गैस है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दिया हुआ है, ठीक है भाई, पहला पॉइंट हो गया। आगे बात करेंगे, बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन। जब इसका जो वेल्डिंग फ्यूल का छोटा सा अमाउंट हमने ऑक्सीजन में बर्न किया तो मुझे मिला कार्बन डाइऑक्साइड और मिला क्या? वाटर, और कोई भी दूसरा प्रोडक्ट मुझे नहीं मिला, ठीक है। दूसरी बात समझ में आई। देन एक और बात बोल रहा है, अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर एट एसटीपी ऑफ द वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वे 11.6 ग्राम, ठीक है सर। क्या बोला कैलकुलेट करने को? बोला एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो, मोलर मास निकालो गैस का, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है सर। सर एम्पेरिकल फॉर्मूला तो इजी होता है, कोई एक टेबल बनाना होता है वो तो आसानी से आ जाता है, बिल्कुल सही।
बट वहां पे एक इशू है, जब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला वहां पे कैलकुलेट करते थे टेबल में, तब हमें दिया होता था परसेंटेज, बट यहां पे एलिमेंट का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा टास्क रहेगा कि एलिमेंट का परसेंटेज निकालें, सेकंड रहेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालें, उसके बाद थर्ड रहेगा मोलर मास निकालें, और लास्ट में रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। ठीक है क्या, कोई डाउट वाली बात? तो बढ़ते हैं। सर निकालेंगे कैसे? सबसे पहले तो एलिमेंट कौन कौन से हैं? सर एलिमेंट दो ही है, हाइड्रोजन और कार्बन दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है सर कि दो ही एलिमेंट आपके पास है, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है, मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 3.38 ग्राम, एंड आगे बोल दिया मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 0.690 ग्राम। ठीक है सर, अगर किसी तरह से मुझे यहां पे कार्बन का, मुझे कौन से एलिमेंट चाहिए? कार्बन और हाइड्रोजन। अगर मुझे यहां से कार्बन का मास पता चल जाए और यहां से हाइड्रोजन का, तो मैं परसेंटेज निकाल सकता हूं क्या? निकाल सकता हूं ना। तो मुझे यहां से कार्बन और हाइड्रोजन का मास पता करना है। सर कैसे पता करेंगे? चलो देखते हैं। अगर मैं मोलर मास की बात करूं तो CO2 का मोलर मास कितना होता है? CO2 का मोलर मास कितना होता है? सर निकालते हैं। कार्बन होता है 12 + 16 × 2। ठीक है सर, ये कितना आ गया सर? 44 ग्राम आ गया। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें कार्बन कितना है? 12 ग्राम। हाँ सर, ये भी सही है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन? लिख सकता हूं ना। CO2 के अगर हम जैसे हमने कैलकुलेट किया मोलर मास के बेसिस पे, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम CO2 है। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यानी कि 1 ग्राम ऑफ CO2 में कितना प्रेजेंट होगा? 12/44। ये तो सिंपल सी बात है, ग्राम ऑफ C। मुझे कितना दिया हुआ है? 3.38 ग्राम। तो क्या हो जाएगा? 38.38 ग्राम में CO2 में कितना प्रेजेंट होगा सर? 12/44 इंटू 3.38 ग्राम ऑफ C। ठीक है, वैल्यू निकालो अब इसकी। 4 3 जा 4 1 जा 1 जा 11 1 जा 0.30 80 आ जाएगा 7307। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0.73 जा 21 3 3 जा 9 921 ग्राम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट। ठीक है, वैसे ही निकालेंगे हाइड्रोजन का, H2O का। H2O का मोलर मास कितना होता है? 18। यहां पे अगर मैं H2O की बात करूं तो टोटल मास कितना होता है? 18। इसमें हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट होता है सर? 2 ग्राम। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन? ये जैसे यहां लिखा था ना 44 ग्राम CO2 कंटेन्स 12 ग्राम, वैसे ही वहां लिखा। तो इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स 2/18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है सर, तो इसका मतलब 0.690 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स 2/18 इंटू 0.690 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है। 2 1 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 2 जा 3 3 जा 0 3 1 जा 0 3 0 जा 20 3 7 जा 21 3 6 जा 18 0.076, यानी कि मेरे पास 0.076 ग्राम ऑफ क्या आ गया आपके पास? हाइड्रोजन। मेरे पास हाइड्रोजन आ गया, मेरे पास कार्बन आ गए, दोनों का कंटेंट आ गया। अब मुझे निकालना है इसका यहां से परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज निकालते हैं। तो इसके लिए क्या मेरे को यहां से रब करना पड़ेगा? ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको रब करके आगे का बनाता हूं। एक बार फटाफट नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया नोट डाउन? थोड़ा सा लॉजिकल है तो देखते हैं। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं ताकि इशू ना आए। मास ऑफ कार्बन कितना आया हमारे पास? 0.921 और मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया सर? 0.076 ग्राम। ठीक है, ठीक है सर, आगे बात करेंगे। अब मुझे निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, अगर मैं मास ऑफ कंपाउंड जो भी वेल्डिंग गैस फ्यूल था उसमें क्या था?
क्या था उसमें? था सर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का मुझे इंडिविजुअल मास आ गया, तो मास ऑफ टोटल कंपाउंड क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दूंगा सर, एकदम सिंपल, इसमें तो पूछने वाली बात ही नहीं थी। तो कितना आ गया सर? ये आ गया सर 0.997, ठीक है। और परसेंटेज मास कैसे निकालते हैं? परसेंटेज मास का फॉर्मूला ऑफ, अगर कार्बन निकालूं तो मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, ठीक है। तो कार्बन का निकालेंगे, मास ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ है? 0.921 अपॉन टोटल मास 0.997 इंटू 100। और वैसे ही हाइड्रोजन का निकालेंगे, परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? टोटल 0.076 अपॉन 0.997 इंटू 100। अब यहां पे आएगा इशू, क्यों? हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब आएगा मजा, इशू तो क्या मजा ही आएगा, है ना? तो चलो करते हैं। 997 डिवाइड बाय ये हो गया, तो 997 डिवाइड बाय 921, ठीक है, ठीक है। पहले तो जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 0.9210 हो गया, ठीक है। 997 5 जा करके देखते हैं, 7 5 जा 35, 9 5 जा 45, 46 47 48, 9 5 जा 45, 4985। तो आई गेस 9 से जाएगा, देखते हैं, 5 से तो नहीं, एक्सक्यूज मी। 9 6 जा क्या बचा? 63 हो जाएगा, 9 9 जा 81, 87, 9 9 जा 81, 89, 8973 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 98973, ठीक है ना। 10 में से 3 गया, 7 बचा, 10 में से 7 गया, 3 बचा, 11 में से 9 गया, 2 बचा, और ये तो पॉइंट लगा हुआ है 0, 2370। अब ये कैसे आएगा? आई गेस 3 से जाना चाहिए, 7 3 जा 21, 9 3 जा 27, 28 29, 9 3 जा 27, 28 29, 2991 आ रहा है, तो यानी कि 2 से जाएगा। 7 2 जा 14, 9 2 जा 18 19, 9 2 जा 18 19, 1994 ये आ गया। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 16 में से 9 गया 7, 12 में से 9 गया 3, 376, पॉइंट लगा हुआ है 0, 3760। अब किससे जाएगा? आई गेस 5 से चला जाना चाहिए, देखते हैं। 7 5 जा 35, 9 5 जा 45, 46 47 48, 9 5 जा 45, 4985 आ रहा है, नहीं जाएगा। और 3 से देखते हैं, 7 3 जा 21, 9 3 20 29, 9 3 27 28, 2991, हाँ ये जाएगा 3 से। तो ये हो गया 923। तो ये जो आपका आंसर आया वो आया 92.3%, ठीक है। अब ये दूसरा वाला कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्यों सर? टोटल कितना होता है? 100%, तो ये कितना आ जाएगा? डायरेक्ट निकाल दो, 100 माइनस 92.3। समझ में? ऐसे आपको लॉजिक लगाना है और आंसर निकालना है। तो कितना आ गया? ये आ गया 7, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 9, तो 7.7%। हाइड्रोजन है आपके पास 7.7%, और कार्बन है कितना? 92.3%, ठीक है। नोट कर लो। अब यहां बनाएंगे हम टेबल, नोट कर लिया है ना? ठीक। तो यार ये थोड़ा क्वेश्चन है अच्छा और लंबा, ये बस हम लगे रहेंगे यहाँ पे फटाफट। अब वो इंपेरिकल फॉर्मूला का टेबल बना दो। परसेंटेज मुझे पता चल गया, अब टेबल बना दो फटाफट। क्या रहता है टेबल में? सबसे पहले रहता है सिंबल, ठीक है, और उसके बाद वो रहता है एलिमेंट, एलिमेंट भी लिख लेते हैं। देन रहता है आपके पास परसेंटेज, देन रहता है एटॉमिक मास, देन आपके पास रहता है मोल्स, देन सिंपल रेशियो, ठीक है। डिवाइड करेंगे ये, पहले मैंने परसेंटेज लिख लेता हूँ। ये है सर 92.3 सर, ये हो गया 7.7 सर, ठीक है। ठीक है, आगे बात करेंगे। सर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, कार्बन
हाइड्रोजन। ठीक है सर, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। एटॉमिक मास कार्बन का 12, इसका 1, डिवाइड करेंगे 92.3 बाय 12, 7.7 बाय 1 इक्वल टू 7.7। इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे करते हैं 92.3 बाय 12, 3 4 जा 3 3 जा 0, 3 7 3 से करें, हाँ 3 से कर लेते हैं, 23, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 4 1 जा 7 जा 28, 29, 30, 2 27, तो पॉइंट आ गया 6 जा 25, 26, 27, 3 36, 7.69। तो ये आ गया सर 7.69। अगर मैं इसका अप्रॉक्सीमेशन लूंगा तो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 7.7। अज्यूम करके वही चलना है, 7.1 7 इक्वल टू 1, 7.7 डिवाइड बाय 7.7 इक्वल टू 1 आ गया। तो सिंपल रेशियो आ गया 1:1। तो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आ गया, C1H1 आ गया। क्या सबसे पहला चीज आपका इंपेरिकल फॉर्मूला यहां से डिराइव हो गया। कोई भी डाउट है यहां तक? अच्छा क्वेश्चन था। अभी बचा है मोलर मास, बचा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बचा है, नोट डाउन कर लो। ठीक है, यहां तक आ गया। मुझे यार बार बार मिटाना पड़ रहा है जगह के लिए, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ठीक है, C1H1 यहां मैं लिख लेता हूं इसको ताकि याद रहे, C1H1। इसका एक काम करते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी निकाल लेते हैं। वो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा C1 प्लस ये हो जाएगा 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। ठीक है सर, आगे बात करेंगे। अब क्या निकालना है नेक्स्ट, मोलर मास ऑफ द गैस। सर कैसे निकालेंगे, मोलर मास तो नहीं दिया है, तो सर क्या दिया है देखो, अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दैट गैस इज इक्वल टू 11.6 ग्राम वे कर रही है। ठीक है सर। सर जब भी ऐसा हो, वॉल्यूम दिया और वेट दिया हो, या मुझे वेट निकालना हो, गिवन वेट निकालना हो, तो मैंने आपको स्टार्टिंग से हमेशा बताया है, एक फॉर्मूला लगाएंगे, मोल्स इक्वल टू क्या, गिवन वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। सर देखो मुझे मोलर मास निकालना है, गिवन वेट मुझे दिया है, वॉल्यूम दिया है 22 देखो गिवन वेट दिया है, वॉल्यूम दिया है 22.4। 22.4 कब है, जब ये एसटीपी पे है। अगर एसटीपी पे नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर कुछ और वॉल्यूम देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, मोलर मास निकालना है। मोलर मास का फॉर्मूला हो जाता है सर गिवन वेट इंटू 22.4 अपॉन वॉल्यूम। सर गिवन वेट है कितना, 11.6 ग्राम इंटू 22.4 अपॉन 10 लीटर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 1 1 6 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 13 14, 6 2 जा 12 13 4 2 2 4 2 2, ये आ गया 4, ये आ गया 8, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, 2 4 5 2 25984। सर ये आ गया 25.984 ग्राम। सर ये हो गया सर मोलर मास इक्वल टू 25.984। ठीक है सर, आगे बात करेंगे। सर अब मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर, मोलर मास आ गया, अब मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एकदम सिंपल होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। सर n नहीं दिया है तो n का फॉर्मूला क्या होता है, बताया था, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है सर, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है, लगभग 26 दिया है, अपॉन क्यों मैं 25.984 क्यों नहीं लिया और 26 क्यों लिया, क्योंकि ये जो चीज है होल नंबर आनी चाहिए, सिंपल रेशियो। तो अप्रॉक्स मैंने क्या कर लिया इसको 26 ग्राम। ठीक है, राउंड ऑफ किया तो, और इंपेरिकल है 13 13 1 जा 2 जा, तो एन आ गया 2 सर, तो 2 इंटू CH, तो कितना हो गया C2H2 आ गया। क्या समझ में, ये हमारे पास हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर। समझ में आया क्या? अगर आपसे क्वेश्चन बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना यहां वीडियो पॉज करो, दोबारा इस क्वेश्चन को बनाओ यार, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें अच्छा लॉजिक लगा, पूरे के पूरे कंसेप्ट्स लग गए, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को दोबारा बनाओ, अगर देख के बनाया है तो बिल्कुल। ठीक है, नोट डाउन करो और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलो यार देखते हैं 35th नंबर ऑफ क्वेश्चन। 35 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो यहां बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये आपको उसका रिएक्शन दे दिया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। आगे बात करते हैं,
What mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl? सर ये तो समझ नहीं आया, क्या बोल रहा है समझो। कितना मास ऑफ CaCO3 रिक्वायर है, मतलब क्वेश्चन है कि CaCO3 का कितना मास रिक्वायर है जो रिएक्ट कर जाए HCl के साथ। मतलब ये 0.75 m मोलर का सोल्यूशन है जिसमें तुमने जितना 25 ml उसका वॉल्यूम है, जिसमें तुमने कुछ HCl डाला होगा सोल्यूशन बनाने के लिए, सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो HCl डाला। अब जितना HCl उसमें डाला है, मान लेते हैं 5 ग्राम डाला है, ठीक है, इस सोल्यूशन में 5 ग्राम HCl डाला है, तो ये जो 5 ग्राम है ये कितना मास CaCO3 के साथ रिएक्ट करके ये रिएक्शन देगा, तो इसका मास निकालना है जिसमें HCl के साथ जो रिएक्ट करेगा। ठीक है सर क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करेंगे, तो सर इसमें दो चीज निकालनी, सबसे पहले HCl का मास निकालना है, देन उसके बाद CaCO3 का हिस्सा निकालना। ठीक है, तो जो गिवन है पहले वो लिखते हैं, फिर समझेंगे निकलेगा कैसे। ठीक है सर, पहला हमारा टारगेट रहेगा HCl का मास निकालना है, सेकंड टारगेट रहेगा CaCO3 का। ठीक है, तो वॉल्यूम दिया है सर सोल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू सर 0. सर दे दिया है 25 ml। ठीक है, आगे बात करेंगे। मोलैरिटी दे दी है 0.75 m। मोलर मास HCl का तो पता ही है, मोलर मास क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मोलैरिटी में मोलर मास की जरूरत पड़ती है। मोलर मास ऑफ HCl कितना हो जाएगा सर, 1 + 35.5 कितना हो गया, 36.5 ग्राम। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, अगर ये ml में है तो मोल्स का गिवन वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000। ठीक है सर, मोलैरिटी दी है 0.75, गिवन वेट मुझे निकालना है, इनटू 1000 कर देते हैं, अपॉन मोलर मास दिया है सर 36.5 इनटू वॉल्यूम दिया 25। ठीक है, आगे बात करेंगे। वेट हो जाएगा 0.75 इंटू 36.5 इंटू 25 अपॉन 1000। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 25 75, 5 5 25, 5 2 10, 12, 7 5 35, 7 2 14, 15 16 17, 5 6 7 8 1 8 7 5, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 36 5, 5 5 25, मैंने सही किया ना, गड़बड़ तो नहीं हुई है ना कहीं भी। हाँ, 5 5 25, 7 5 35, 36 37, 5 8 40, 43, 5 1 5 9, 6 5 30, 7 6 42, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 6 1 1, 3 5 15, 7 3 21, 22, 8 24, 25 26, 3 1 3 4 5, 5 7 13 14 8 6 6 8 4 6 8 4 3 7 5, कितने पॉइंट है, 1 3 पॉइंट यहाँ आ गए। अब ये 1000 का 3 पॉइंट और लगेगा, तो ये हो गया 0.684 ग्राम्स। ठीक है, इसको अपन इतना ही लेते हैं, इतना वो नहीं लेंगे, 3 पॉइंट तक 0.684 ग्राम हो गया HCl का। तो मेरा पहला टारगेट था HCl का वेट निकालना, और मेरा पहला टारगेट हो गया पूरा। अब आगे बढ़ते हैं सर, सेकंड टारगेट पे जाएंगे कि कितना HCl एक्चुअली CaCO3 इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको रब कर लेता हूं, ये नोट डाउन कर लो, 0.684। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा मास ऑफ जो HCl रिएक्ट हो रहा है वो कितना है, 0.684। ठीक है सर, अब देखो रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन है CaCO3 प्लस 2HCl, मुझे पहले से बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है, तो मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं, एक बार आप चेक कर लो बैलेंस है क्या, बैलेंस है। अब मुझे क्या करना है, रिएक्शन में देखूं तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से 1 मोल ऑफ CaCO3 को 2 मोल ऑफ HCl चाहिए रिएक्ट होने के लिए। मेरे पास HCl दिया, CaCO3 निकालना है, यानी कि मैं लिखूं 1 मोल ऑफ CaCO3 रिक्वायर्स इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ HCl। कोई डाउट? उसको उल्टा लिख सकता हूं क्या, 2 मोल ऑफ HCl
रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ CaCO3। सर उल्टा क्यों लिखे? क्योंकि मुझे ये गिवन है HCl, ये नहीं दिया, इसलिए मैं इसको लेफ्ट कर दिया और इसको राइट कर दिया। ठीक है, 2 मोल मतलब 1 मोल ऑफ HCl में कितना होता है, क्या होता है? उसका मोलर मास होता है। तो 2 इंटू मोलर मास HCl का कितना होता है? 36.5। HCl विल रिक्वायर इसका मोलर मास 1 मोल ऑफ CaCO3। Ca का होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन, तो ये होता है 40 प्लस 12 प्लस 60, 48 प्लस 12 प्लस 40, यानी कि लिखा है 100 ग्राम ऑफ CaCO3। मतलब इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 6 2 12 13 2 6 7, 73 ग्राम ऑफ HCl विल रिक्वायर 100 ग्राम ऑफ CaCO3 टू रिएक्ट। यहां तक कोई डाउट? कुछ नहीं किया, जो रिएक्शन में लिखा था उसी को कॉपी कर दिया कि 2 मोल HCl का रिक्वायर 1 मोल के लिए, 2 मोल को मास में कन्वर्ट किया 100 ग्राम, तो मतलब 73 ग्राम ऑफ HCl को 100 ग्राम CaCO3 चाहिए। ठीक है, तो यानी कि 1 ग्राम ऑफ HCl को रिक्वायर है 100 बाय 73 ग्राम ऑफ CaCO3। और मुझे HCl का कितना ग्राम दिया? 0.684, तो 0.684 ग्राम ऑफ HCl रिक्वायर 100 इंटू 0.684 अपॉन 73 ग्राम ऑफ CaCO3। आपका आंसर आ गया, बस इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करो तो ये हो गया क्या? 100 इंटू 0.684 68.4 अपॉन 73 करो। डायरेक्ट कर लेते हैं यार, 736 से जाना चाहिए, 18 438 आ रहा है, 73 8 24 73 584 9 से जाएगा, 9 3 27 63 657 9 657 14 में 7 गया, 7 में 5 गया, 2 पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा, 73 5 से करते हैं, 5 3 15 7 5 35 36 365 आ रहा है, 73 को 4 3 12 7 3 28 292, तो ये आपका आ गया, 4 से नहीं जा रहा है, तो ये आ गया सर कितना? 9.3 ग्राम। 9.3 था, 1 पॉइंट और आ जाएगा, तो ये आ गया सर 0.93 ग्राम। तो मतलब 0.684 ग्राम ऑफ HCl विल रिक्वायर 0.93 ग्राम ऑफ CaCO3। समझ में आया क्या? 2 कंसेप्ट लगे। सबसे पहले हमने मोलैरिटी का कंसेप्ट लगाया जिससे हमने आंसर निकाला, उसके बाद हमने स्टोचियोमेट्री की हेल्प से ये इक्वेट करके CaCO3 का मास निकाला। कोई डाउट है क्या? सिंपल एकदम, ठीक है, कर लिया नोट डाउन? हमारा ये 35वां क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारे एक्सरसाइज या एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन। ये एकदम सिमिलर है जैसा ये आपका 35 था, बस उससे छोटा है। ठीक है, छोटा होगा तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। क्या बोला? रिएक्शन दे दिया है, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज ऑक्साइड विद एक्वस HCl अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। आपको रिएक्शन दिया है, अगेन बैलेंस रिएक्शन है। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा तो उसको रोक के पहले बैलेंस करना है। ठीक है ना, ये आपको बता चुका हूं मैं। अब पूछा हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl विल रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2, तो कुछ नहीं, बस इन दोनों को पकड़ना है। तो 4 मोल ऑफ HCl रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ MnO2। अभी हमने किया सेम, बस कंसेप्ट को चलना है। हमें को क्या दिया है? MnO2 दिया हुआ है। ठीक है सर, 1 मोल ऑफ MnO2 विल रिक्वायर 4 मोल्स ऑफ HCl। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ेंगे। MnO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? Mn का होता है 55 प्लस 16 इंटू 2, तो ये हो गया 32 प्लस 55 6 7 8 87 ग्राम हो गया MnO2 का, और HCl का तो 36.5 ही था। तो इसका मतलब 87 ग्राम, 1 मोल में उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिक्वायर्स 36.5 इंटू 4 ग्राम ऑफ HCl। क्यों? क्योंकि 4 मोल है। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो 1 ग्राम ऑफ MnO2 रिक्वायर्स, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 5 4 20 6 4 24 6
4 3 12 13 14 146 ग्राम ऑफ HCl। 1 ग्राम बोला है तो ये हो जाएगा डिवाइड 87 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ MnO2 दिया कितना है 5 ग्राम, तो 5 ग्राम ऑफ MnO2 विल रिक्वायर 146 अपॉन 87 इंटू 5 ग्राम ऑफ HCl टू रिएक्ट। बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है सर 146 इंटू 5 अपॉन 87 को कैलकुलेट, कुछ नहीं 146 पकड़ेंगे 87 पकड़ेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 87 2 जा 7 2 जा 14 8 16 17 174 आ रहा है, तो 1 जा 87, 16 में से 7 गया 9 बचा, 13 में से 8 गया 5 बचा, पॉइंट लगा देंगे 0 आ जाएगा 590 87 5 8 जा 40 435 6 जा करते हैं 7 42 और 9 50 51 52 522, तो ये आ गया सर 6 जा 522, तो आ गया आपका 1.6। एक चीज एक बार और निकालना पड़ेगा, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 गया 6 0 680 फिर अगेन 6 जाएगा 1.66 1.66 इंटू 5 करना, 5 6 जा 30 5 6 जा 30 33 5 6 7 8 8.30, तो सर ये आ गया सर आपका 8.3 ग्राम ऑफ MnO2 सॉरी HCl विल रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2। समझ में आया क्या? कोई डाउट वाली बात? एकदम सिंपल है, स्टोचियोमेट्री वाला, जैसे ये था बट इसमें हाफ हो गया और ये थोड़ा लंबा था, ठीक है। तो यार आज का लेक्चर यहां खत्म होता है, जिसमें हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कंप्लीटली खत्म कर दिए हैं, जो आपके सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के। अगर कहीं पे भी डाउट है, वैसे मुझे लग रहा है कि अब तक समझ में आ गया होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मैंने बनाया, अगर कहीं पे भी डाउट है या कोई और क्वेश्चन में भी डाउट है नीचे कमेंट में बताना, मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोस में इसके और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।